अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा ये जो आज का लेक्चर है ये भी सेट थ्योरी का चैप्टर 6 से रिलेटेड एक और लेक्चर है। होपफुली ये चैप्टर 6 का मैं सेकंड लास्ट लेक्चर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद एक लेक्चर और दूंगा तो चैप्टर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 7 की जो लेक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे। चैप्टर 6 में हम कार्डिनलिटी के बारे में ठीक ठाक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी जो सा डिटेल में जो सेट थ्योरी का चैप्टर 6 है वो उसकी एक एक चीज़ समझाई है। कैसे जो से आपने कार्डिनलिटीज़ को चेक करना है, इक्विपोटेंसी चेक करनी है, जो सेट्स अनकाउंटेबल हैं काउंटेबल हैं वो उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद उनसे आज का जो लेक्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जिसका नाम है श्रूडर बर्नस्टाइन थ्योरम। वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। श्रूडर बर्नस्टाइन थ्योरम जो है उसका प्रूफ मैं सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये थ्योरम जो है उसको अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वो आपसे वो ये कह सकता है कि स्टेट एंड प्रूव श्रूडर बर्नस्टाइन थ्योरम। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कहता है अगर x1 सबसेट है y का और y सबसेट है x का विद x इज इक्वोपोटेंट टू x1, देन प्रूव करके दिखाना है कि x भी इक्वोपोटेंट है y के साथ। मतलब ये क्या स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप कॉन्सेप्ट ज़रा समझें आप लोग। कि मेरे पास कुछ सेट्स हैं 3 और वो सबसेट्स की क्वालिटी के साथ हैं, यानी सबसे बड़ा सेट जो है वो x है, उससे छोटा सेट जो है y है, और वो आगे जो है उससे छोटा जो सेट है वो x1 है, ये y लिखा हुआ है। तो वो कहता है अगर ऐसे 3 सेट्स लिखे हुए आपके सामने आ जाएं और वो कहता है x1 यानी ये सेट और x जो है वो इक्वोपोटेंट हैं अगर, तो फिर ऑब्वियसली जो y है वो भी इक्वोपोटेंट होगा x के साथ। तो हमने इसे प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इक्वोपोटेंट का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए। दो सेट्स उस वक्त इक्वोपोटेंट होते हैं। इक्विपोटेंट तब होती हैं जब एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिले फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, तो वो इक्विपोटेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ करनी है फ्रॉम एक्स टू वाई। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये अगर एक्स है, ये सेट वाई है और ये सेट जो सा एक्स वन है, तो अब जो हमारे पास सेट्स जो से इक्वोपोटेंट हैं वो एक्स हैं और एक्स वन है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ा एक आम सा कॉन्सेप्ट होगा कि एक्स और वाई जो सा इक्वोपोटेंट प्रूफ करने के लिए हम कोई फंक्शन ड्रॉ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम इन सेट्स की डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमें इन सेट्स के अंदर मौजूद जो सबसेट्स हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हम इसको इक्वोपोटेंट प्रूव नहीं कर सकते। तो चलिए आए स्टार्ट लेते हैं प्रूफ का। कॉन्सेप्चुअल ये प्रूफ है, इसलिए आपका पूरा जो फोकस है वो मेरे काम की तरफ होना चाहिए, तब आप ये थ्योरम को समझ सकते हैं। वरना ऑनलाइन इन चीज़ों को समझना और समझाना दोनों ही इतना आसान नहीं है। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। लेट जी 3 सेट्स थे एक्स वाई, वाई वन बी 3 सेट्स। ओके, प्रूफ स्टार्ट ले लिया। सच दैट कि हमें नज़र आ रहा है एक्स वन आगे सबसेट है वाई का, वाई सबसेट है एक्स का, और ये भी गिवन है एंड गिवन जो x है वो इक्वोपोटेंट है x1 के। अच्छा बेटा, अगर x जो उनसे इक्वोपोटेंट x1 के, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वोपोटेंट सेट्स, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट a bijective मैपिंग या bijective फंक्शन, bijective मैपिंग f फ्रॉम x to x1। यानी ये तो डेफिनेशन है इक्वोपोटेंट सेट्स की। अब देखो बात ये है, अगर ये मेरे पास एक मैपिंग है f जो कि x से x1 पे है और बाइजेक्टिव है, बिलफर्ज मैं इसके एलिमेंट्स ले रहा हूँ। यहाँ एलिमेंट्स मेरे पास हैं x y z और यहाँ समझ लो एलिमेंट्स हैं x1 y1 z1। अच्छा, अब ये लिखने के बाद उनसे अब ज़रा इस स्टेटमेंट की तरफ आओ, ध्यान इस तरफ करें कि जो y है वो सबसेट था x का। बिकॉज y सबसेट है x का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x है अगर लिखा हुआ,
तो इसका कोई सबसेट कह लो, मैंने इसका नाम रख लिया वाई, नहीं है, इसका सबसेट है, फिगर से नज़र आ रहा है। अब चूंकि एफ बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा एफ। तो इसका मतलब है अगर एक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ x1 के सारे एलिमेंट्स जिनसे हैं वो इस फंक्शन के अंडर बाइजेक्टिव हैं, तो अगर मैं उस फंक्शन की एक रिस्ट्रिक्शन ले लूँ तो ऑब्वियसली वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो y से, ऑब्वियसली अगर ये y है तो इसके ऑपोजिट जो इसके अंदर सेट है उसका नाम, ज़ाहिर है वो इसका कोई सबसेट है, मैं उसका नाम रख लेता हूँ y1। तो फिर y और y1 भी उनसे 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन के अंडर आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर x से x1 पे हमारे पास एक फंक्शन है जो कि 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो उसका एक सबसेट ले लूँ x का, तो उसके एलिमेंट्स जो से x1 के ऊपर कहीं ना कहीं तो मैप हुए होंगे, उस सेट का नाम मैंने y1 रख दिया। तो ऑब्वियसली अब y और y1 जो उनसे है एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन के तहत, f की रिस्ट्रिक्शन के अंडर जो उनसे है 1 1 की क्वालिटी भी रखेंगे और ऑन 2 की क्वालिटी भी रखेंगे। इसका मतलब y और y1 जो उनसे है वो भी इकोपोटेंट हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ मैं वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो देयर एग्जिस्ट अ रिस्ट्रिक्शन, लाजमी एक रिस्ट्रिक्शन जो सी है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ f विच इज़ आल्सो बाइजेक्टिव, जो कि बाइजेक्टिव होगी, विच इज़ आल्सो बाइजेक्टिव from y to a subset of x1, सबसेट ऑफ x1 से, उसका नाम मैंने फिगर में रखा y1। तो ये वर्डिंग आपने इसी तरह प्रॉपरली लिखनी है कि सो देयर एग्जिस्ट अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ f विच इज़ आल्सो बाइजेक्टिव फ्रॉम y टू अ सबसेट ऑफ x1 से, उसका नाम रख लिया y1, सच दैट या दिस इम्प्लाइज, जाहिर अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग है, कहाँ से कहाँ पे बाइजेक्टिव है, y से y1 पे, तो इसका मतलब y भी इकोपोटेंट है y1 के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग और डेप्थ में चले गए हैं। हमारे पास ये पहले तो 3 सेट्स थे, एक x था, एक y था, एक x1 था, आगे x1 का एक और सबसेट आ गया y1। तो इसका मतलब मैं इसके अंदर अब जा रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ। तो इस बात को मैं ज़रा यहाँ लिखता हूँ वर्डिंग की शेप में, उसको ज़रा देखो आप लोग कि हुआ क्या। पहले आपके पास था x जो कि सबसेट था y का, वो आगे सबसेट था, सॉरी x था जो कि जिसका एक सबसेट था y, और आगे y का एक सबसेट था x1, और अब x1 के एक और सबसेट आ गया y1। और फिर इसके अंदर क्या क्वालिटी है, सच दैट कि सो वी हैव, ये अगली लाइन आ गई यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने लिखा, सो नाउ वी हैव, हमारे पास अब क्या आ गया कि हमारे पास अब ये जो सा सबसेट्स की जो सी एक चेन सी बनी है, और सच दैट कि हमने ये भी देख लिया कि y1 सबसेट है y का। अब आप लोग ज़रा ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है इसको ज़रा फॉलो करने की कोशिश करो। जब ये 3 थे और आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन में गिवन था, आप लोगों को दिखाया था कि ये और ये जो सा इकोपोटेंट थे, अब ये तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों की। और फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये अभी चेक किया है कि y और y1 भी इकोपोटेंट हैं, यानी सच दैट, यहाँ मैंने इकोपोटेंट का सिंबल डालना था वो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि पहले जो सा x का सबसेट y था, y का सबसेट x1 था, आगे x1 का सबसेट आ गया एक y1। अच्छा, अगर यही प्रोसीजर मैं आगे चलाता, यानी ऑन सिमिलर बेस अगर थोड़ा सा आगे चलें, तो अब क्या होगा कि आपने ये देखा कि हमारे पास यहाँ y और y1 जो सा इकोपोटेंट आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग जैसे इधर बात हो रही थी, अब ज़रा इसकी तरफ ध्यान हो सबका कि इसका मतलब सिमिलर बेस के ऊपर अगर y और y1 इकोपोटेंट हैं तो फिर इसका मतलब एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिलेगी। मैंने उसका नाम जी फर्ज कर लिया, और y के एलिमेंट्स हैं समझ लो a1 a2 a3, और जो y1 है बेटा उसके एलिमेंट्स मैं फ़र्जी बात कर रहा हूँ b1 b2 b3, और ये बाइजेक्टिव है 1 1 भी है और ऑन 2 भी है।
अच्छा, और y जो सा है, अब इसको ज़रा यहाँ देखो, y और y1 के दरमियान एक सबसेट था x1, इसका मतलब है y का एक सबसेट x1 भी है, इसका नाम मैंने x1 फर्ज कर लिया। चूँकि g जो सा है वो बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज इसके बाद मैं सिमिलरली कह सकता था जो चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा देखो, उसका एक सबसेट है x1, चूँकि जी जो सा है वो बाइजेक्टिव मैपिंग है फ्रॉम y टू y1, तो लाजमी उस जी की कोई रिस्ट्रिक्शन हमें मिल सकती है जो कि x1 से y1 के किसी सबसेट जिसका नाम है x2 फर्ज कर रहा हूँ उसके ऊपर बाइजेक्टिव होगी। और बाइजेक्टिव होगी कैसे, इसका मतलब ये हुआ फिर x1 और x2 जो है वो इको। तो अब इसको ज़रा चेक करो कि हमारे पास x1 आ गया इक्वपोटेंट टू x2। हमारे पास पहले जो सबसेट्स लिखे हुए थे वो इस तरह थे कि x का सबसेट था y, आगे y का सबसेट था x1, x1 का सबसेट था y1, और अब हमें y1 का एक सबसेट मिल गया x2, जिसमें x2 और x1 जो उनसे इक्वपोटेंट हैं। इसका मतलब है अब जो चेन हमारे पास आ गई वो इस शक्ल में है कि पहले x का सबसेट था y, फिर y का सबसेट x1, फिर उसका सबसेट y1, आगे हमें एक और सबसेट x2 मिल गया। गोइंग ऑन द सेम वे, ऑन सिमिलर वे, गोइंग ऑन सेम बेसिस, हमारे पास ऐसे होगा क्या, यानी इसी बेसिस के ऊपर, ऑन सेम बेसिस वी कैन फाइंड, हम इसी तरह एक फाइंड कर सकते हैं अ सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स, अ सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स। और ये बेटा मैं एक दफ़ा क्वेश्चन, ये जो थ्योरम है इसकी स्टार्ट से आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास पहले 3 सेट्स की सबसेट्स की शेप में लिखी हुई थी वैल्यू जो सी है, उसके बाद एक बढ़ के 4 हो गया, उसके बाद अब एक बढ़ के 5 हो गया। तो अब हमारे पास इसी बेस के ऊपर अगर सबसेट्स लिखने चाहें तो आपको नज़र आ रहा है पहले x था, फिर y था, फिर x की शक्ल आई, फिर y की शक्ल आई, फिर x की शक्ल आई, तो बताओ इससे अगला सबसेट क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो y2 होगा। इसका मतलब है ये प्रोसीजर चलता जाएगा, ये प्रोसीजर मूव करेगा ऐसे ही। इसका मतलब ये हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, x, फिर किसकी बारी आई थी y, फिर किसकी बारी आई फिर जी x1, फिर किसकी बारी आई फिर जी y1, फिर किसकी बारी आई फिर जी x2 की। अगर पूछूं आगे क्या आएगा तो ऑब्वियसली आगे आएगा y2, उससे आगे क्या आएगा, तो उससे आगे ऑब्वियसली फिर x3 आएगा, और ये प्रोसीजर चलेगा ऐसे सिमिलर बेसिस के ऊपर, बेटा ये इस तरह ही चलता रहेगा। अच्छा, अब ये जो सब कुछ आ रहा है ये एक्चुअल में अगर फिगर की ज़ुबान में समझें तो सबसे पहले सेट था x, उसका सबसेट है y1, ये जो लिखा हुआ है, उसका आगे सबसेट है आपके पास x1, उसका आगे सबसेट है y1, और ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लास्ट में चीज़ ये यहाँ मैंने कॉमन शेड किया है वो इन सब का कॉमन हिस्सा कुछ ना कुछ तो आएगा। जाहिर है ये एक सीक्वेंस चलता जा रहा है। मसलन अगर ये सिर्फ 3 सेट्स थे पहले, और मैं आपसे कहता ये x है, ये जो उनसे y है, और बेटा ये उससे आगे x1 है, बताओ इन तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, तो इन तीनों की इंटरसेक्शन ये x1 थी। इसका मतलब है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा इस सीक्वेंस में वो इन सब की इंटरसेक्शन होगा, और वो कुछ ना कुछ तो होगा। ऑब्वियसली सेट्स हैं, उनकी इंटरसेक्शन का जवाब कुछ ना कुछ तो आएगा, और ये एक डिनोमिनेबल कलेक्शन सी चलती जा रही है। बहरहाल बता ये रहा हूँ कि लेट कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं जाके जो चीज़ छोटा सा एक पार्ट आता है उसका नाम मैंने लेट कर लिया b, और b इन सब की इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x1 इंटरसेक्शन y1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन y2 और इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन सो ऑन। तो इसका मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि जो लोग मेरा क्वेश्चन देख के साथ साथ नोट डाउन करेंगे उनको बता रहा हूँ कि आपने पहले एक दफ़ा बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाई, उसका एक सबसेट शो किया, और फिर उसको इक्विपोटेंट दिखाया, फिर दूसरी दफ़ा बाइजेक्टिव मैपिंग ली, उसका एक सबसेट दिखा के उसको इक्विपोटेंट शो किया। उसके बाद आपने सबसेट्स की जो चेन चल रही थी उसको देखते हुए सिमिलर बेस के ऊपर कहा कि ये एक सीक्वेंस सा हमें मिलेगा, सॉरी, ये एक सीक्वेंस सा हमें मिलेगा सबसेट्स का,
और कहीं ना कहीं जाके इसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो इन सब का कॉमन हिस्सा होगा। उस सार कॉमन हिस्से का मतलब है इन सब की इंटरसेक्शन का जवाब नाम जो है मैंने बी रख लिया। तो इसका मतलब है अब मुझे ये एटलीस्ट पता लग गया कि एक्स और वाई की डेप्थ में क्या है। कि अब अगर मुझे कोई कहता है कि यार ये सेट्स जो ये शेप आपने बनाई है इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको ज़रा एक्सप्लेन करो, तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर उसके बाद x1 आएगा उसका सबसेट, फिर x1 के बाद y1 आएगा, और इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में सर b आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई ये कहे कि आप x को लिखो, x को लिख के दिखाओ, देन x किसके बराबर होगा, एक्स सेट, क्योंकि मैंने एक्चुअल में एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ करनी है जो कि एक्स से वाई पे दिखानी है। अपना टारगेट मत भूलिएगा। एक्स सबसेट था वाई का, ये सवाल था, ये क्वेश्चन था। वाई सबसेट था एक्स वन का। एक्स और एक्स वन तो इक्वोपोटेंट गिवन थे, एक्स इक्वोपोटेंट गिवन था एक्स वन के साथ, और हमने ये प्रूव करना था एक्स और वाई भी इक्वोपोटेंट है। तो हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसके बाद हम उन सेट्स को डिफाइन करने लगे हैं कि x क्या चीज़ होगी और y क्या चीज़ होगी। देखो x क्या है, अगर आप गौर से देखो तो x कोई कहता है मुझे ज़रा x को लिख के दिखाएं, तो x होगा क्या, x आएगा x में से अगर y माइनस करें, यानी ये x लिखा हुआ है और ये उसके बाद दूसरे नंबर पे आता था y, तो x में से y को माइनस कर दें तो ये चीज़ बचती है। तो x में ये भी शामिल है, यूनियन, और क्या शामिल है, जो नेक्स्ट नंबर पे y था उसके बाद सबसेट था आपके पास x1। तो इसका मतलब है यूनियन में अगर मैं y माइनस x1 करूं, यानी y विदाउट x1 करूं, तो मेरे पास जो सा ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब है पहले x में से y माइनस किया, फिर y में से x1 माइनस किया, उसकी यूनियन आगे किसके साथ करोगे, आगे ऑब्वियसली फिर x1 में से y1 माइनस करेंगे, ऐसे चलेगा काम। और ये प्रोसीजर चलता चलता कहाँ तक जाना है, ये प्रोसीजर फिर इसके बाद उनसे नेक्स्ट जैसे शक्ल बनी हुई है, x1 में से y1 माइनस किया, जो ये शेप यहाँ से देख रहा हूँ मैं उसी के बेस पे लिखता जा रहा हूँ, और फिर y1 में से इसी तरह x2 को माइनस किया, और ये प्रोसीजर चलता चलता कहाँ तक यूनियन आएगी, लास्ट में जो इन सब की इंटरसेक्शन या ये कॉमन पोर्शन था जिसका नाम मैंने बी रखा था, वो उसको सबको ये यूनियन कर लिया जाए तो हमारे पास ये सेट एक्स आ जाता है। अच्छा, अब अगर मुझे वो कहता है वाई को लिख के दिखाओ वाई क्या होगा, तो वाई जो सा गौर से देखो, वाई में ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है, बस ये वाला, और ये वाला हिस्सा था एक्स विदाउट वाई। इसका मतलब है ये अगर निकाल दिया जाए तो वाई ये बाकी सारा है, आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। इसका मतलब y विदाउट x1 यूनियन x1 विदाउट y1 यूनियन y1 विदाउट x2 यूनियन सो ऑन यूनियन b। तो ये देन x और y मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये x है और ये y है, जिसके दरमियान हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब मैंने इससे आगे चलना है। अब इससे आगे चलते हुए ज़ाहिर है इन सेट्स के ऊपर जब आपने बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ करनी है तो आपको इन सेट्स के दरमियान कुछ रिलेशन भी डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए दिखा रहा हूँ कि स्टार्ट में आपको पता है क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन क्या था, दिया हुआ था एक्स सब एक्स इक्वोपोटेंट है x1 के। उसके बाद हमने वो सबसेट्स की बात की थी, अगर आप इस थ्योरम का स्टार्ट से देखो एक दफ़ा फिर तो आपको पता लगेगा। आगे हमने दिखाया y1 सब इक्वोपोटेंट है y के। उसके बाद उससे आगे गए तो हमने दिखाया था कि x1 जो है इक्वोपोटेंट x2 के, और ऐसे ही प्रोसीजर चल रहा है। अब ये जो सेट्स लिखे हुए हैं जिनकी यूनियन लिखी हुई है, इनका आपस में क्या लिंक है वो यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो x तो इक्वोपोटेंट है x1 के, और y इक्वोपोटेंट था y1 के। ये स्टार्ट वाले दो की ही बात कर लेते हैं पहले। तो देखो ये सेट्स है किस तरह के थे, ये यहाँ फिगर भी बनी हुई है। पहले x, फिर उसके बाद y, फिर उसके बाद आया था x1, और फिर उससे बाद आया था y1। मैं थोड़ा सा फिगर को बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि पहले x था, फिर उसके बाद आया था y, उसके बाद बेटा आया था आपके पास x1, उसके बाद आपके पास आया था y1। अगर x इक्वोपोटेंट है x1 के, यानी x इस x1 के इक्वोपोटेंट है, y इक्वोपोटेंट है y1 के, तो x और y की जो डिफरेंस होगा x विदाउट y,
उसकी रिस्ट्रिक्शन कह लें आप, वो इकोपोटेंट होगी x1 विदाउट y1। आप चेक कर लो इस चीज़ को। देखो बात ये है कि x और y जो सा उसमें बड़ा कौन सा है, उसमें ऑब्वियसली x बड़ा है। तो अगर x जो सा है वो बड़ा है और y जो सा उससे छोटा है, तो x विदाउट y का जो पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला। और सिमिलरली जो y आगे जो सा x1 है, उसमें से अगर मैं y1 निकाल दूँ तो x1 ये लिखा हुआ ये फिगर है, उसमें से y1 माइनस कर दें तो वो ये वाला पार्ट आता है। तो वो ये कह रहा है कि फिर ये और ये भी आपस में इकोपोटेंट हो जाएंगे। यानी अगर बड़े सेट में बड़े सेट्स इकोपोटेंट थे तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो इकोपोटेंट लिखी जा सकती हैं। इस बेस के ऊपर आपने ये कहना है कि अगर x इकोपोटेंट x1 के है, y इकोपोटेंट y1 के है, तो x विदाउट y जो है वो इकोपोटेंट है, x विदाउट y जो सा है वो इकोपोटेंट है x1 विदाउट y1 के। सिमिलरली इस प्रोसीजर के ऊपर चलते हुए सिमिलरली हमने नेक्स्ट आगे क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि x1 इकोपोटेंट है x2 के। एंड इसी तरह वो जो मैंने सबसेट्स दिखाए थे ये ऊपर लिखे हुए भी हैं। ऐसे ही अगर आप इसी चेन पे चलते हैं तो हो क्या रहा था कि पहले ये इकोपोटेंट थे, फिर उसके बाद ये वाले सेट्स इकोपोटेंट थे, उसके बाद ऑब्वियसली ये इकोपोटेंट होंगे, फिर ये इकोपोटेंट होंगे। तो ये प्रोसीजर चल रहा है और इसका मतलब है x और x1 वाली कंडीशन को मैंने यहाँ यूज़ किया था, उसके बाद y और y1 वाली कंडीशन को यहाँ यूज़ किया है। बट सिमिलरली फिर x1 और x2 को अगर यूज़ करेंगे तो साथ इसके y1 और y2 यूज़ होगी। तो इसीलिए इसी तरह मैंने यहाँ लिखा y1 इकोपोटेंट होगा फिर y2 के, और फिर जैसे ऊपर ये डिफरेंस लिखा सिमिलरली फिर x1 विदाउट y1 इकोपोटेंट होगा x2 विदाउट y2। तो आप ये देखो कि ये चेन सा जो चल रहा है ये एक्चुअल में हम दिखा क्या रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि x विदाउट y जो सा है वो इकोपोटेंट है x1 विदाउट y1 के। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर के ऊपर आपके पास आ रहा था x1 विदाउट y1 है वो इकोपोटेंट है x2 विदाउट y2 के। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं सिमिलरली ऐसे ही चलूँ तो नेक्स्ट नंबर पे मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे एक्स वाई एक्स विदाउट वाई इसके इकोपोटेंट था, ये आगे इसके इकोपोटेंट है, आगे ये किसके इकोपोटेंट लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली x3 x3 विदाउट y3 के ये इकोपोटेंट लिखा जाएगा। और ये चेन चलती हुई, इसका मतलब है इन जनरल जो सी है ये चेन को हम कैसे लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली ये यहाँ से मैं इसको रेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैंने दो चीज़ें दिखाई थी आप लोगों को। नंबर 1 के ऊपर मैंने कहा कि x विदाउट वाई जो सा बेटा वो इकोपोटेंट है, ये लाइन लिखी आपने x1 विदाउट y1। फिर आपने सिमिलरली देखा x1 विदाउट y1 जो सा है वो इकोपोटेंट होगा x2 विदाउट y2। उसके बाद सिमिलरली जो x2 विदाउट y2 है बेटा वो इकोपोटेंट होगा x3 विदाउट y3 के। और जो मैंने यहाँ रेस की हैं चीज़ें मैं ज़रा यहाँ लिख दूँ कि x जो है वो बराबर था x विदाउट y यूनियन y विदाउट x1 यूनियन x1 विदाउट y1 यूनियन सो ऑन और यूनियन b। और जो y था वो सेट इससे स्टार्ट हुआ था y विदाउट x1 यूनियन x1 विदाउट y1 और यूनियन ऐसे ही जो सा वो चलता जा रहा था सो ऑन यूनियन बी करके आगे। ये दो सेट्स हैं और इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो उनको हम चेक कर रहे हैं कि वो इकोपोटेंसी की जो एक ऑर्डर सा आ रहा है उसमें किस तरह एक दूसरे की इकोपोटेंट है। इसका मतलब इन जनरल मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं लिख सकता हूँ अगर ये एक्स के वाई विदाउट वाई के है तो बेटा ये इकोपोटेंट होगा एक्स के प्लस 1 विदाउट वाई के प्लस 1 के। और यहाँ जो के है वो अगर सिफर होगा देन उस सूरत में एक्स के जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और वाई के जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ के की जगह सिफर लगाता हूँ तो वो एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स विदाउट वाई, और के की जगह यहाँ सिफर आएगा तो ये x1 विदाउट y1 आ जाएगा। ऐसे के की जो वैल्यूज़ हैं वो आगे 1 2 3 4 आप लगाते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो इकोपोटेंट सेट्स हैं वो शो होते जाएंगे। अगर ये सब इकोपोटेंट हैं तो इन सब के लिए हमें एक बाइजेक्टिव मैपिंग तो मिलेगी। सो वी मस्ट हैव अ बाइजेक्टिव मैपिंग
हमारे पास लाजमी, अगर ये इकोपोटेंट है तो बाइजेक्टिव मैपिंग तो लाजमी हमारे पास, ये ऐसे ही आप लोगों ने प्रूफ के अंदर वर्ड्स लिखने हैं। वी मस्ट हैव अ बाइजेक्टिव मैपिंग फाई के फ्रॉम एक्स के विदाउट वाई के टू एक्स के प्लस वन विदाउट वाई के प्लस वन। तो हमारे पास एक तो चीज़ हमें ये पता लग गई कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो मैंने यहाँ शो ऑफ किया। और अब मैं यहाँ बाइजेक्ट, अब मैं ये जो सेट्स थे उनको ज़रा आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूँ कि वो सेट्स हैं किस शक्ल में। ये तो हमें पता लग गया कि फाई के जो उनसे एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब ज़रा मैं ना एक्स और वाई को ना आपके सामने लिखता हूँ, जिसकी बाद हम लोगों ने इसकी इकोपोटेंसी चेक करनी है कि ये जो दो सेट्स हैं ये कैसे जो उनसे है उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ की जाएगी। देखो x को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ कि x था x विदाउट y, यूनियन था y विदाउट x1, यूनियन था x1 विदाउट y1, और फिर इसी तरह यूनियन था ये y1 विदाउट x2, यूनियन सो ऑन यूनियन b। और उसके बाद जो y था सेट वो कैसे लिखा जाएगा, वो इसको छोड़ के बाकी सारे आगे y विदाउट x1, यूनियन x1 विदाउट y1, यूनियन y1 विदाउट x2, और यूनियन ऐसे ही जो उनसे नेक्स्ट सेट आ जाएगा, फिर x2 विदाउट y2, यूनियन सो ऑन, और लास्ट में यूनियन b आ जाएगा। अब ये जो दो सेट्स हैं मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके दरमियान हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ करनी है जो x से y पे होगी। अब वो मैपिंग आपने किस तरह ड्रॉ करनी है उसको ज़रा टैली करो। देखो इसमें एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि ये सेट जो है सिमिलर इसके है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग के अंडर आ रहा है। जैसे y विदाउट x1 अगर इस पे मैप करवा देते हो तुम लोग, तो सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर पे x1 y1 है ये जो लिखा हुआ था आपके पास, अच्छा y की शक्ल के जो एलिमेंट्स है उनको देखो, ये वाले एलिमेंट को इस पे मैप करवाया जा सकता है। y विदाउट x1 तो वो y विदाउट x1 पे मैप हो सकता है, y1 विदाउट x2 जो है वो y1 विदाउट x2 पे मैप होगा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इससे अगला एलिमेंट क्या आएगा, तो ऑब्वियसली वो आएगा y2 विदाउट x3। वो इस वाली लाइन में यानी y वाले सेट के अंदर y2 विदाउट x3 पे मैप किया जा सकता है। इसका मतलब है इन एलिमेंट्स पे मैपिंग जो सी है वो आइडेंटिटी मैपिंग बनेगी, और इसको भी डायरेक्ट आप मैप करवाइएगा b से b। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे को कहता है फंक्शन बाइजेक्टिव एक लिख के दिखाओ फ्रॉम x टू y, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, फंक्शन का आंसर एज इट इज़ x आएगा, यानी ये आपने x लेना है। अगर x या तो b में से बिलोंग करे, जाहिर उनका आपस में ऐसे ही आपने डायरेक्ट मैपिंग दिखानी है, या फिर वो बिलोंग किससे करेगा x, वो बिलोंग करेगा y। देखो ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनरल y k विदाउट x k प्लस वन, और ये हाँ वही कंडीशन कि अगर k ज़ीरो होगा तो y के जो है उसे आप y कंसिडर करेंगे। तो आप ये चेक कर लो कि अगर यहाँ k की जगह मैं ज़ीरो लगाता हूँ तो मेरे पास आता है y विदाउट x1, उसकी मैपिंग एज इट इज़ उसी के ऊपर हो रही है। ऐसे ही अगर मैं k की जगह 1 लगाता हूँ तो ये आता है y1 विदाउट x2, उसकी मैपिंग उसी के ऊपर हो रही है। सिमिलरली आगे वाला जो मैंने कहा था y2 विदाउट x3, उसकी मैपिंग भी y2 विदाउट x3 पे होगी। अच्छा रहेगी बात अब ये बाकी एलिमेंट्स कैसे मैप हुए, तो देखो x विदाउट y जो है वो x1 विदाउट y1 पे फिर मैप करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर के ऊपर एलिमेंट है और वो एलिमेंट ज़ाहिर ये तो इस पे मैप हुआ हुआ, ये वाला एलिमेंट फिर इस पे मैप करेंगे। तो ये नज़र आ रहा है कि जब यहाँ 0 0 आ रहा है यानी x0 y0 इसे कंसिडर करो तो यहाँ x1 y1 आ रहा है, और इसी तरह अगर यहाँ x1 y1 है तो यहाँ आ रहा है x2 y2। इसका मतलब है एक एक नंबर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है जब ये x जो है व्हेन ये वाला जो x है वो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, जब ये बिलोंग करेगा x k विदाउट y k से, तो आंसर आपके पास आएगा x k विदाउट y k, x k प्लस वन विदाउट y k प्लस वन। ये है वो मैपिंग, ये थी मेन टारगेट था हमारा इस फंक्शन तक पहुंचना बस। बाकी अब ये थ्योरम फिनिश होने लगा है, लेकिन सबसे ज़रूरी था ये फंक्शन जो आपने x से y पर डिफ़ाइन किया है इसको समझना। अब ये जो मैंने यहाँ ऐसे लिख दी है वो नीचे भी मैंने इसीलिए रेज नहीं किया था कि ये तो फाई के की मैपिंग है,
जो कि एक्स के वाई के को एक्स के प्लस वन वाई के प्लस वन पे मैप कर रहा है। इसलिए आप यहाँ इसके लिखने की बजाय यहाँ फाई के का लफ्ज़ लिखेंगे, क्योंकि ये इसीलिए तो डिफ़ाइन की थी। इसका मतलब है अब हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि एक्स से वाई पे डिफाइंड है। इस फंक्शन को आप गौर से देखो, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो आइडेंटिटी मैपिंग है, वो तो होती ही बाइजेक्टिव है, और दूसरा हिस्सा फाई के है। और अभी मैंने आपके सामने लिखा था कि फाई के इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब है एफ एक्स, ये लास्ट लाइन आ रही है, एफ एक्स बींग द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस। जाहिर है ये दो बाइजेक्टिव फंक्शंस थे, उनकी कंपोजिशन से एफ बना हुआ है, तो इस उनकी कंपोजिशन एफ है। तो इसका मतलब एफ बीइंग द कंपोजिशन, ये लास्ट लाइन आप खुद लिखेंगे। सो एफ बीइंग द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज आल्सो बाइजेक्टिव। लिहाजा हमें एक्स से वाई पे एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल गई। हेंस एक्स इज इक्विपोटेंट टू वाई। तो अच्छा खासा इसमें एफर्ट थी, काम था। होपफुली जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। मैं कोशिश करूँगा ये जो चीज़ मैंने समझाई है इसको किसी पेपर पर लिख कर भी ग्रुप में शेयर कर दूँ, जो व्हाट्सएप मेरे पास जो स्टूडेंट्स ऐड हैं। जो लोग ऐड नहीं हैं कोशिश करें, मैंने इसको बहरहाल एक्सप्लेन तो किया है, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप वर्डिंग्स को नोट डाउन कर लिया करो साथ साथ जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ। तो ये था श्रूडर बर्नस्टाइन थ्योरम, और ये जो थ्योरम है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। अब इस थ्योरम के साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है मैं देख रहा हूँ। उस लिस्ट में मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर की ये आखिरी काम है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इस थ्योरम के बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ कहता है प्रूफ करके दिखाओ। नंबर 1 के ऊपर अल्फ़ा पावर बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा डॉट अल्फ़ा गैमा। और नंबर 2 पे वो बेटा कह रहा है अल्फ़ा की पावर बीटा की होल पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा। और नंबर 3 पे कह रहा है अल्फ़ा बीटा की होल पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर गैमा डॉट बीटा पावर गैमा। अब ये आपके सामने जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वो ऐसे ही है जैसे एक आम सी आप नंबर्स की पावर देखते हो। ये तो आपने छोटे लेवल से पढ़ा हुआ है, दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये तो हमें पता है। ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो यही आता है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने उसकी पावर उनके अलग-अलग नंबर्स जब ब्रैकेट खुलेगी तो पावर दोनों पे आ जाएगी। लेकिन ये आम नंबर्स या आम पावर्स नहीं हैं, ये एक्चुअल में कार्डिनैलिटीज़ हैं कुछ सेट्स की। वेयर यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वेयर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ अल्फ़ा, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज़ बीटा एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज़ गैमा। इसका मतलब है ये कोई 3 सेट्स हैं जिनके लिए ये 3 बातें हमने प्रूव करनी हैं। और ये अगर आप लोग कार्डिनैलिटी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हों तो आपको ये समझ आएगी कि ये लिखा क्या हुआ। ये लिखा हुआ फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए पावर बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए पावर बी क्रॉस ए पावर सी। ये है फर्स्ट पार्ट की शक्ल जो आपने प्रूव करनी है। और अगर दो सेट्स की कार्डिनैलिटी को आपने इक्वल प्रूव करना है तो आपने ये दिखाना है कि ये सेट इज इक्वोपोटेंट टू ए बी क्रॉस ए सी, और इसकी बाइजेक्टिव मैपिंग दिखानी है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे ही अभी मैं सेकंड पार्ट को भी एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ही मैं थर्ड पार्ट को भी अभी एक आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इन सारी बातों को करने से पहले मैं ज़रा आपको फंक्शंस के चैप्टर का कुछ पुराना कॉन्सेप्ट याद दिलवा दूँ। मैंने आप लोगों को ये बात उस चैप्टर में फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें बताई थी कि अगर f एक मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और आपसे कोई पूछते कि इस सेट से इस सेट पे कितने फंक्शंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका आंसर था ऑर्डर ऑफ बी पावर ऑर्डर ऑफ ए। यानी जितना जो सा है वो सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद है उसकी पावर ले ली जाए ए के एलिमेंट्स की जो तादाद होती है, तो वो उतने फंक्शंस हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो आपके सामने नंबर्स जो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ ये क्या है, ये तो फंक्शंस हैं फ्रॉम सेट बी टू सेट ए लिखे हुए। ऐसे ये क्या चीज़ है, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम सेट सी टू सेट ए।
और ऐसे ही ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फंक्शंस के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम बी यूनियन सी टू सेट ए। तो इसका मतलब है यहाँ अब आपने एक्चुअल में कार्डिनलिटी पावर्स की शक्ल में देखनी है, पावर ऑफ कार्डिनल नंबर्स की शक्ल में। तो मैं यहाँ ये एक छोटी सी बात को डिफ़ाइन करके फिर आपको इस क्वेश्चन की तरफ वापस लेके आता हूँ। बेहतर है आप वो डेफिनेशन अपने माइंड में फिर ले आएंगे, आपको सुन के आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कॉपीज़ पे हेडिंग दे दो इसको देख के कि पावर ऑफ कार्डिनल नंबर्स क्या है जी, पावर ऑफ कार्डिनल नंबर। तो इसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को देखो कि अगर A and B be any two sets, then the set of all functions from B into A is denoted by A power B if cardinality of A is equal to alpha, cardinality of B is equal to beta, then cardinality of A power B is equal to alpha power beta। तो ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है पावर ऑफ कार्डिनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट की, लेकिन मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैंने ये लिखा है कि कहीं आपको ए के ऊपर पावर बी लिखी हुई नज़र आए तो एक्चुअल में ये फंक्शंस का सेट है। और ये कैसे फंक्शंस हैं, एफ सच दैट, या एफ के साथ लाइन डालें, एफ सच दैट एफ होगा फ्रॉम बी टू ए। जो बी से ए पे फंक्शंस डिफाइंड होंगे, इनटू का लफ्ज़ यही है कि फंक्शंस हैं और आपको पता है इनटू ऑन टू का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो बहरहाल ये है कि ये फंक्शंस हैं जो बी से ए पे मैप किए गए हैं, उनकी कलेक्शन को ए पावर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जितने भी फंक्शंस लिखे जा सकते हैं बी से ए तक, उनके सेट की जो कलेक्शन है वो ए पावर बी करके लिखी हुई है। उनकी तादाद को पीछे मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस की टोटल जो अमाउंट निकालने हो, टोटल नंबर्स निकालने हो एक सेट से दूसरे पे, उसको फिर मॉड की शक्ल में लिखते हैं। अगर सिर्फ फंक्शंस की कलेक्शन लिखनी है तो वो ए पावर बी करके आ जाएगी। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे कोई कहता है यार इसका ज़रा बताना फिर क्या मतलब होगा, तो फिर इसका भी यही मतलब होगा कि ये भी सेट्स ऑफ फंक्शंस हैं और वो फंक्शन बेटा कहाँ से कहाँ पे होंगे, बी यूनियन सी से ए पे होंगे। तो इस तरह आपको एटलीस्ट ये बात समझ होनी चाहिए कि जो फंक्शंस हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। और ये भी आपको समझ होनी चाहिए कि एफ बी के एलिमेंट्स पर लगेगा तो आंसर ए की शक्ल में आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ बी जो है वो ए की शक्ल में आंसर देगा। ऐसे ही जब जी जो सा बी यूनियन सी पे लगेगा तो वो आपको समझ होनी चाहिए, फिर वो बी यूनियन सी के ऊपर जब लगेगा उनके एलिमेंट्स के ऊपर कोई कह लो आप लोग एलिमेंट, तो उसका आंसर जो सा वो भी ए की शक्ल में जाएगा। ऐसा कुछ आ जाए तो उसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब मैं अपने असल टारगेट की तरफ आ रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने जो प्रूफ करना है, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये लिखा था मैंने, कहता है प्रूफ करो अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर बीटा डॉट अल्फ़ा पावर गैमा। ये उसने मुझे पूछा है। तो अब मैं यहाँ से जब इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्ट लूँगा तो मैं तो सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि मैंने प्रूफ करना क्या है। वी हैव टू प्रूव, हमने एक्चुअल में प्रूव करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर बी यूनियन सी, और ऑब्वियसली बी और सी डिसजॉइंट होंगे तभी वो इस तरह लिखे जा सकते हैं। बेशक नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा फिर बी एंड सी आर डिसजॉइंट। अच्छा, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर बी क्रॉस सेट्स, फिर ऐसे लिखे जाते हैं ए पावर सी। तो मैंने एक्चुअल में ये प्रूफ करना है कि ए पावर बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी इसकी कार्डिनलिटी के बराबर है। दैट इज़ मैंने ये दिखाना होगा ए पावर बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी। अच्छा, अब मैं ये तीनों को ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि वेयर या हेयर कह दो, हेयर ए पावर बी यूनियन सी का मतलब क्या है, इसमें फंक्शंस आएंगे। कैसे फंक्शन होंगे, जो कि बी यूनियन सी से ए पे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर के ऊपर ए पावर बी का क्या मतलब होगा जनाब, इसमें कुछ फंक्शंस आएंगे जो कि बी से ए पे मैप होंगे।
अच्छा, और लास्ट में ए और सी का मतलब क्या होगा जनाब, इसमें भी फंक्शंस आएंगे जो सी से ए पे मैप किए जा सकेंगे। अब ज़रा आप इन तीनों फंक्शंस की कंस्ट्रक्शन पे गौर करें। देखो बात ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये जो यहाँ इस सेट में फंक्शंस हैं एफ की शक्ल में, वो किस सेट से किस पे हैं, बी यूनियन सी से ए पे। बिलफर्ज बी के एलिमेंट्स हैं B1 B2, सी के एलिमेंट्स हैं C1 C2 C3, और वो ए पे मैप है A1 A2 A3 पे मैंने कह दिया जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस पे मैप है, ये इस पे मैप है, ये इस पे मैप है, और ये भी समझ लो इसी पे मैप है, मैं फर्जी एक बात कर रहा हूँ, तो आप गौर से देखो ये जो सेट है बी से ए पे वो तो ये है, और इसका मतलब है ये इसी फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है जो कि बी से ए पे है, और ये वाले जो सेट से इस पे जा रहे हैं वो तो ए सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ नए फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कहना चाहिए ये इसी फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन ऑन बी है, और मुझे यही यहाँ भी ऐसे ही कहना चाहिए कि ये नया फंक्शन नहीं है बल्कि ये एफ की रिस्ट्रिक्शन ऑन सी है। तो ये अब आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने क्यों इस तरह ए बी और ए सी का नाम जी और एच नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो आपने ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी है ताकि जब आप इसकी बाइजेक्टिव मैपिंग दिखाएं तो आपको ये पता हो कि आपने किस तरह के फंक्शंस को बाइजेक्टिव मैपिंग में शो ऑफ करना है। तो ये सारी बात लिखने के बाद हम आगे चलेंगे, ये सेट्स भी साथ आपने शो ऑफ कर देना है ताकि देखने वाले को भी पता हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस की डेफिनेशन भी कई दफ़ा मैंने बताई है, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। फ़िलहाल मैं अब अपने एक फंक्शन को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, डिफ़ाइन, जो कि बाइजेक्टिव दिखाना है इसको। डिफाइन एफ फ्रॉम ए पावर बी यूनियन सी टू ए बी क्रॉस ए सी। अच्छा, वो फंक्शन दिखाऊंगा कैसे, एफ इसके ऊपर और इसके अंदर तो फंक्शंस एफ हैं, तो इसका मतलब एफ जब इस एफ पे लगेगा तो आंसर क्रॉस का मतलब है इनकी ऑर्डर पेयर्स। इसके फंक्शन की शक्ल एफ बी थी और इसके बेटा फंक्शन की शक्ल एफ सी है, इसका मतलब इस शक्ल का फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन आएगा और इसके दो हिस्से हैं, एक इस एफ की रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट बी है और एक इस एफ की रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट सी है। अच्छा, इसको ऑन टू जब प्रूव करेंगे तो तब ये रिस्ट्रिक्शंस की बात को फिर यहाँ दोबारा एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अब मैं चल रहा हूँ कि मैंने ये प्रूव करना है एफ इज़ 1 to 1। अच्छा, अब एफ को 1 to 1 प्रूव करना है तो उसके लिए हमें दो एलिमेंट्स इस सेट में से लेने पड़ेंगे। लेट एफ जी जो मैंने ले लिए, किस में से ले लिए, ए पावर बी यूनियन सी में। अच्छा, जब मैंने इसको ए पावर बी यूनियन सी से लिया और कंसिडर किया कि एफ जब इस पे लगेगा स्मॉल एफ पे तो वो बराबर होगा जी एफ जी पे जब लगता है, और मैंने प्रूव क्या करना है, एफ और जी बराबर है। अच्छा, एफ जब इस एफ पे लगता है तो आंसर आता है एफ बी कॉमा एफ सी। तो जब जी पे लगेगा ऑब्वियसली जी बी कॉमा जी सी आ जाएगा, आपने ऐसे ही ऑर्डर पेयर को लिखना है। अच्छा, उसके मतलब ये हुआ पहला पहले के बराबर, इसका मतलब एफ बी इज इक्वल टू जी बी आएगा। और आपको पता है कि एफ बी या जी बी जो उनसे है वो किस से बिलोंग कर रहे हैं या वो किस पे लग रहे हैं, तो एफ बी या जी बी सेट बी के ऊपर लगेगा, इसका मतलब है ये बराबर होगा। तो ये अगर मैं एलिमेंट्स की शक्ल में लिखूंगा एफ बी ऑन एक्स इज इक्वल टू जी बी ऑन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है फिर एफ और जी जो उनसे हैं बी के हर एलिमेंट्स पे इक्वल वैल्यू रखेंगे, इसका ये मतलब है। अच्छा, इससे आगे चलना है, अब एफ सी और जी सी को भी इक्वल नहीं रखा था, नेक्स्ट नंबर पे आपने कहना है फिर एफ सी जो उनसे है वो भी जी सी के बराबर है। और फिर इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सेट्स किस कौन से एलिमेंट्स की बात होगी। अब जो एक्स इसके ऊपर आएंगे यानी एफ सी अगर फिर जी सी एक्स के बराबर लिखेंगे तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट सी। इसका मतलब यहाँ हमने दिखा दिया कि एफ बी और जी बी जो उनसे है वो बी के सारे एलिमेंट्स पे इक्वल हैं, यानी फंक्शन की जो रिस्ट्रिक्शन सेट बी पे एफ की वो बी के हर एलिमेंट के लिए बराबर रखती है, एफ और जी पे वैल्यूज, एफ और जी की वैल्यूज उनकी बराबर हैं। ऐसी एफ की रिस्ट्रिक्शन सी के लिए एफ और जी की वैल्यूज बराबर रखती है जो यहाँ मैंने दिखाया है। तो हम ये कह सकते हैं हेंस एफ और जी बराबर हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी।
क्योंकि ये बी के ऊपर भी ये बराबर थे, सी पे भी, तो इनकी यूनियन पे भी बराबर हैं। तो मैंने यही दिखाना था, क्योंकि एफ जो है वो बी यूनियन सी का ही लिए हुए फंक्शन है, एफ और जी। तो चूंकि एफ ऑफ एफ अगर एफ ऑफ जी के बराबर है तो एफ और जी बराबर दिखा दिए। हैंस लिख के आप कह दीजिएगा, या सो लिख के कह दीजिएगा कि कैपिटल एफ इज़ 1 to 1। तो ये मैंने दिखा दिया, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। मैंने अगली लाइन लिखी, इसका मतलब एफ इज़ 1 to 1। 1 to 1 तो मैंने दिखा दिया है। अब जस्ट ऑन टू दिखाना रह गया है। ऑन टू को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो फिर इसको एंड करता हूँ। एफ इज़ ऑन टू, क्या ये ऑन टू भी है जो फंक्शन यहाँ दिखाया था? और ये दिखाया हुआ था फंक्शन कैसा लिखा था कि एफ जब इसके किसी एलिमेंट पे यानी इसके फंक्शंस के ऊपर लगता है तो आंसर एफ बी कॉमा एफ सी करके ऑर्डर पेयर्स देता है। अब देखो बात ये ऑन टू दिखाने के लिए दिखाना क्या होता है कि अगर ये मैपिंग इस सेट से इस सेट पे डिफाइंड है तो इसका मतलब है इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा एफ बी की शक्ल में है, दूसरा हिस्सा एफ सी की शक्ल में। वर्डिंग ज़रा सुनो। सो फॉर एवरी, या एज फॉर एवरी, एज फॉर एवरी, मैंने अब एफ बी एफ सी की जगह नाम रखा जी F1 F2 बिलोंग्स टू ए बी क्रॉस ए सी, देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंग्स टू ए पावर बी यूनियन सी डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे? यानी हमें इस ऑर्डर पेयर के लिए इस सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें इसका कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा ज़रूर मिलेगा डिफाइंड एज कि जो f है वो दो हिस्सों में डिफाइंड होगा। f1 के बराबर होगा जब x बिलोंग करेगा अब सेट b से, यानी पहला जो है सेट है वो एलिमेंट्स का जो फंक्शंस हैं वो b पर डिफाइंड थे। और इसका आंसर f2 के बराबर होगा व्हेन x बिलोंग्स टू c। ये ऐसे ही आपने ऑन टू को डिफाइन करना है। एज फॉर एवरी F1 F2 बिलोंग्स टू ए बी क्रॉस ए सी, देयर एग्जिस्ट f बिलोंग्स टू a पावर b यूनियन c डिफाइंड एज दिस। लिहाजा f इज़ ऑन टू, लिहाजा f इज़ ऑन टू। तो f को हमने ये एक्सप्लेन कर देना है कि जो उनसे जब वो लगेगा किस तरह, मैंने वर्डिंग बताई है, तो वो दो हिस्सों में किस तरह आंसर देता है। आपने वर्ड लिख देना f इज़ ऑन टू, और इसका मतलब ये हुआ f बाइजेक्टिव होगी। हैंस हमने ये इक्विपोटेंट प्रूव कर दिया। लास्ट लाइन कैसे लिखोगे? सो दिस इज इक्विपोटेंट टू दिस। उससे अगली लाइन आप ये लिखेंगे और फिर लास्ट लाइन में आप क्वेश्चन दोबारा वापस लिख देंगे। तो ये वे था इस पार्ट को करने का। मज़ीद इसके दो पार्ट्स हैं, वो दो पार्ट्स में पहला पार्ट यहाँ आपके सामने, ये आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे जी। अच्छा जी, अब यहाँ प्रूफ क्या करना है कि अल्फ़ा पावर बीटा पावर गैमा, अल्फ़ा पावर बीटा की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर बीटा गैमा। लो जी, अब मैं इस प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ। इसको भी अगर सेट्स की शक्ल में देखें तो हमने दिखाना क्या होगा, ए पावर बी पावर सी को इक्विपोटेंट प्रूफ करना होगा ए पावर बी क्रॉस सी के। यही मतलब है इसका, आपके सामने इसको देख लो। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, अगर ये इक्विपोटेंट प्रूव करना है तो सबसे पहले तो ये दोनों सेट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो जो ए पावर बी है वो क्या होगा, वो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि बी से ए पर डिफाइंड होंगे। और ये भी आपको समझ होनी चाहिए कि एफ जब बी के एलिमेंट्स पे लगेगा तो इसका आंसर ए में जाएगा, यानी ए के एलिमेंट्स की शक्ल में आएगा। अच्छा, ए बी पावर सी का फिर क्या मतलब होगा? वो ऑब्वियसली फिर वो क्या होंगे, वो नए फंक्शंस, उसका नाम मैंने जी कह दिया। वो जी किससे किस पे होगा? अगर ए से बी लिखा होता है तो बेटा फंक्शन होता है फ्रॉम बी टू ए। अब इसके ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब फंक्शन होगा फ्रॉम सी टू ए पावर बी। और इसका मतलब है दैट इज जब जी सी के किसी एलिमेंट पे लगेगा तो आंसर इस सेट का कोई फंक्शन यानी स्मॉल एफ करके आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दी है मैंने इसको कि जी जब सी टाइप के एलिमेंट पे लगेगा तो आपके पास फंक्शन की शक्ल में, एलिमेंट की शक्ल में नहीं, ये सेट्स हैं, ये फंक्शंस का सेट है ए पावर बी, इसलिए फंक्शन की शक्ल में जवाब आएगा। अच्छा, और थर्ड नंबर पे जो ए पावर बी क्रॉस सी था
उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि किस तरह के फंक्शंस होंगे जो बी क्रॉस सी से ए पर डिफाइंड होंगे, और दैट इज़ ऑब्वियसली अब जो एच है वो बी और सी के ऑर्डर पेयर्स पे लगेगा और आंसर ए सेट का कोई एलिमेंट आएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है, बड़ी एसेंशियल है क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले। जिन दो सेट्स के दरमियान आपने जो उनसे बाइजेक्टिव मैपिंग दिखानी है, उन सेट्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद आप डिफ़ाइन करें एक फंक्शन, मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ फंक्शन एक फाई, मैंने उसका नाम रख लिया फाई फ्रॉम ए बी पावर सी से ए पावर बी क्रॉस सी, मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये फंक्शन डिफाइन कैसे करना है, ऑब्वियसली फाई जब ए पावर बी पावर सी पे लगेगा यानी जी टाइप के एलिमेंट्स पे लगेगा तो आंसर ए पावर बी क्रॉस सी यानी एच टाइप के फंक्शंस की शक्ल में देगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू ए बी पावर सी। तो ये आपने फंक्शन इस तरह डिफाइन करना है, जो यहाँ नज़र भी आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह लिखने के बाद अब आपने इसको चेक करना है क्या फाई 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसकी तरफ चलते हैं। लो जी इसको भी चेक कर लो। स्टार्ट लेते हैं तो लेट कर लेंगे कि G1 G2 दो फंक्शंस इस सेट से ले रहा हूँ ए बी पावर सी, सच दैट फर्ज कर लिया कि फाई एट G1 इज इक्वल टू फाई एट G2 है, और हमने दिखाना क्या होगा, हमने दिखाना बेटा G1 और G2 बराबर हैं। अच्छा अब इससे आगे चलते हैं, फाई एट G1 का फिर मतलब होगा H1, जाहिर है फाई एट G इज इक्वल टू H की शक्ल में आएगा, और इस फाई एट G2 का फिर मतलब होगा H2। अब इसका मतलब H1 और H2 बराबर हैं, तो H1 या H2 किसके ऊपर अप्लाई हो रहे थे, B क्रॉस C के ऑर्डर पेयर्स पे। इसका मतलब अगर H1 और H2 बराबर हैं तो फिर H1 एट B क्रॉस B कॉमा C इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू H2 एट B कॉमा C। और देखो H जब बी सी पे लगता है तो आंसर ए की शक्ल में आता है, इसका मतलब इसका नाम मैं A1 रख लूँगा और इसका नाम A2 रख लूँगा। और आपको पता है ए किसका नाम था, AFB का नाम था। इसका मतलब है A1 अगर A2 के बराबर है तो इसका मतलब है FB1 इज इक्वल टू FB2 लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और अब आप चेक करो कि अगर F एट B1 इज इक्वल टू F एट B2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F1 इज इक्वल टू F2 दो फंक्शंस की शक्ल में मैंने लिख दी है कि F जब B1 पे अप्लाई होगा तो एक फंक्शन और जब B2 पे अप्लाई होगा तो दूसरा फंक्शन। और इसका मतलब ये हुआ कि F1 अगर F2 के बराबर आ गया तो आप गौर से देखो तो F का नाम था GC, तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है G एट C1 इज इक्वल टू G एट C2, और ये G1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये G2 को तो हमने दिखा दिया कि फाई एट G1 अगर फाई एट G2 के बराबर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, आप इसको फॉलो करिएगा। इसका मतलब फाई एट G1 अगर फाई एट G2 के बराबर है तो G1 G2 के भी बराबर है, लिहाजा फाई एक 1-to-1 मैपिंग है या फंक्शन है। अब जस्ट ऑन टू के लिए एक लाइन लिखें और काम फिनिश कर देते हैं। फॉर ऑन टू जी, फाइज ऑन टू चेक करना, तो वर्डिंग क्या लिखोगे क्लियरली, मेरे ख्याल में आप फेमिलियर तो हैं इस चीज़ से। क्लियरली फॉर एवरी, हाँ जी कौन सा है जी, ए पावर बी क्रॉस सी, उसके एलिमेंट्स को किससे, फंक्शंस को किससे रिप्रेजेंट किया था, एच से। क्लियरली फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू ए पावर बी क्रॉस सी देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू ए बी पावर सी, वही वर्डिंग जैसे आम लिखी जाती है, सच दैट कि फाई जब जी पे अप्लाई होता है तो एच आंसर आ जाता है, इसका मतलब फाई इज ऑन टू। और फिर लास्ट लाइन आप सबको फेमिलियर हैं आप लोग, फिर आप कहेंगे हैंस ये वाकई बाइजेक्टिव है, ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वोपोटेंट हैं, और अगर ये इक्वोपोटेंट हैं तो इनकी कार्डिनैलिटीज़ इक्वल हैं, और कार्डिनैलिटीज़ इक्वल का मतलब है फिर ये लाइन इक्वल आ जाएगी। तो वो वर्डिंग आप खुद लिखिएगा। ये था इसका सेकंड पार्ट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, वो समझा रहा हूँ उसको भी देख लो सब लोग। अच्छा बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है जो थर्ड नंबर पे है वो ये है, अल्फा डॉट बीटा पावर गैमा को प्रूफ करना है, अल्फा पावर गैमा डॉट बीटा पावर गैमा। अच्छा अब इसको प्रूफ करना है तो एक्चुअल में दिखाना क्या है, कार्डिनैलिटीज़ किसकी इक्वल दिखानी है, ये ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, उसकी पावर सी लिखी हुई है, और वो इक्विपोटेंट दिखाना होगा ए पावर सी
क्रॉस बी पावर सी। तो ये अब मैंने इसको दिखाना है कि ये इक्विपोटेंट हैं, और उनको दिखाने से पहले मैं फिर इन सेट्स को ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि ए क्रॉस बी पावर सी का क्या मतलब होगा, और फिर उसके बाद ए पावर सी का मतलब क्या और बी पावर सी का मतलब क्या है। फंक्शंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कलेक्शन मैंने इसका नाम एफ रख लिया, सच दैट एफ जो है वो मैपिंग है फ्रॉम सी टू ए क्रॉस बी। ये ऐसे आएगा। ये भी एक कलेक्शन ऑफ सेट्स, एक फंक्शन का कलेक्शन है, और वो कहाँ से कहाँ पे मैप हुआ, वो सी से ए पे मैप हुआ हुआ है। और ये भी एक फंक्शंस का सेट होगा, और ये कहाँ से कहाँ पे मैप है, सी टू बी मैप है। और ज़रा इसके ऊपर बात करें, दैट इज़ ये साथ लिखें जैसे सेकंड पार्ट में लिखा, दैट इज़ एफ जब सी के एलिमेंट्स पे लगेगा तो आंसर ए और बी के ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में आ रहा है। अच्छा, दैट इज इसका क्या मतलब है, जी जब सी के एलिमेंट्स पे लगेगा तो आंसर ए के एलिमेंट्स की शक्ल में आएगा। और इसका क्या मतलब है, ए जब सी के एलिमेंट्स पे लगेगा तो आंसर बी टाइप करके आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को एक दफ़ा सारा कुछ ये एक्सप्लेन करना है, फिर डिफाइन करनी है एक मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग। और अब मैं क्वेश्चन को फिनिश भी करूँगा, लास्ट लाइंस भी लिखूँगा, ताकि जो पिछले पार्ट्स की लाइंस आखिरी नहीं लिखी वो आपको क्वेश्चन फिनिश करना भी आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ मैंने एक फंक्शन जो डिफाइन कर रहा हूँ फाई है। डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम फाई फ्रॉम ए क्रॉस बी पावर सी से, जिससे बाइजेक्टिव दिखाना है, ए सी क्रॉस बी सी पे ये डिफाइन कर दिया जी। अच्छा जी, अब ये डिफाइन कैसे होगा कि फाई जो है जब वो इस एलिमेंट्स या इस सेट के फंक्शंस पे लगे, ये सेट कौन सा, ये एफ टाइप के फंक्शन है, तो आंसर किस शक्ल में आएगा, क्रॉस का मतलब है इन दो की जो कार्टीजियन प्रोडक्ट की शक्ल में। ए सी के अंदर जी टाइप के फंक्शन है और बी सी के अंदर बेटा एच टाइप के फंक्शंस हैं। इसका मतलब ये डिफाइन किया मैंने मैपिंग को, और अब इस मैपिंग को हमने 1 1 और ऑन टू प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले फाई को 1 1 दिखा रहा हूँ जी। उसके लिए लेट किया दो फंक्शंस मैंने, और ये फंक्शन फॉर ऑल किसके ऊपर डिफाइंड, ये एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी पावर सी। तो फंक्शन जो डिफाइन है पूरी तरह वो मैंने लिखा, लेट F1 F2 दो फंक्शंस ले लिए ए क्रॉस बी पावर सी में से, सच दैट कि फाई एट F1 इज इक्वल टू फाई एट F2 के बराबर है। अब मैंने क्या दिखाना है, मैंने ये प्रूव करके दिखाना है कि F1 और F2 आपस में इक्वल हैं। सॉरी, मैंने अभी देखा कैम से तो ये नीचे वाली लाइंस नज़र नहीं आई, तो मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फंक्शन तो मैंने दिखा दिया था, फाई को 1 to 1 प्रूव करना है, तो एफ टाइप के दो फंक्शंस ले लिए जो ए क्रॉस बी पावर सी में से लिए हैं, और फिर मैंने सच दैट लिख के कहा था फाई एट F1 फाई ऑफ F2 के बराबर है। इससे आगे चलते हैं, अगर फाई एट F1 लिखूँ तो वो फिर G1 कॉमा H1 आ जाएगा, और वो किसके बेटा बराबर होगा, फाइव F2 का मतलब होगा फिर G2 कॉमा H2 में दो फंक्शंस वहाँ से फिर मिलेंगे। अच्छा, ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, G1 इज इक्वल टू G2 है एंड H1 इज इक्वल टू H2 है। अच्छा, जी जो सा वो किस तरह के फंक्शंस पे एलिमेंट्स पे आ रहा था, वो सी के एलिमेंट्स पे आ रहा है। इसका मतलब अगर G1 G2 के बराबर है तो G1 एट सी इज इक्वल टू G2 एट सी के बराबर है। H किस पे आ रहा था, वो भी सी पे आ रहा था, तो फिर इसका मतलब H1 एट सी इज इक्वल टू H2 एट सी के बराबर आएगा। अच्छा, G1 एट सी का मतलब है A1, और G2 एट सी का मतलब हुआ A2 ज़ाहिर जी जो उनसे सी पे लगता है तो A के एलिमेंट्स आते हैं। H1 जब सी पे लगेगा तो B के एलिमेंट्स आएंगे, B1 इज इक्वल टू B2। इसका मतलब है A1 कॉमा B1 किसके बराबर आ जाएगा, A2 कॉमा B2। और A1 जो B1 है वो आप गौर से देखो तो ये फंक्शन एट सी पे नाम था। इसका मतलब है ये F1 जो उनसे उस वो F एट C1 इज इक्वल टू F एट C2 आ जाएगा। ऐसे समझ लो इस चीज़ को। तो इसका अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आप लोगों के पास जो सी है वो F1 एट सी ऐसे, या FC1 ही चलो रहने दो। इसका मतलब है ये फंक्शन फर्स्ट की वैल्यू आ गई, ये फंक्शन सेकंड की वैल्यू, तो जस्ट आपने F1 F2 करके इसका नाम आपने शो कर देना। और आप देख सकते हो कि जो F1 और F2 हैं वो एक्चुअल में फंक्शंस कौन से कहाँ पे थे, C से A क्रॉस B पे। तो इसका मतलब है वो एलिमेंट C की शक्ल के ही होंगे जो F के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे, तो फिर ये वाला ऑर्डर पेयर बना होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये चेंज थे तो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ F1 लिखने लगा था, लेकिन ये चूँकि एलिमेंट्स डिफरेंट हैं,
अगर ये एलिमेंट सेम होते, ए बी लिखा होता, तो फिर मैं शायद फंक्शंस के नाम चेंज करता और अंदर सी रहने देता। लेकिन चूँकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो फिर एफ भी डिफरेंट एलिमेंट्स पर लगा होगा, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे ऑर्डर पेयर्स में। इसलिए एफ ही लिख के, लेकिन यहाँ C1 और यहाँ C2 लिखना चाहिए, और फिर उसके बाद F1 इज इक्वल टू F2 आ गया। हमने यही प्रूव करना था, अगर फाई एट F1 इज इक्वल टू फाई F2 के बराबर है तो F1 इज इक्वल टू F2 है, लिहाजा फाई 1 to 1 हो गया। ओके जी, अब ये लिखने के बाद हम ऑन टू की तरफ आते हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं एक लाइन के अंदर। नाउ फाई इज ऑन टू, उसको चेक करना है। तो क्लियरली फॉर एवरी वर्ड्स, जो मैं जैसे अक्सर कहता होता हूँ खाना पूरी करना, क्लियरली फॉर एवरी क्या जी, G, H बिलोंग्स टू AC क्रॉस BC, there exists a function f belongs to there exists some function f belongs to AB क्रॉस C such that कि जब फाई f पे लगेगा तो आंसर G, H करके आएगा, लिहाजा फाई इज ऑन टू। तो आपने इसी तरह वर्डिंग लिखनी है, और यूँ मैंने ये बाइजेक्टिव फंक्शन दिखा दिया। मैंने ये कहना है उसके बाद कि इसका मतलब ये हुआ कि सो फाई फ्रॉम A क्रॉस B और C से AC क्रॉस BC इज़ बाइजेक्टिव। और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है ये दोनों सेट्स इक्वोपोटेंट हैं। अगर ये इक्वोपोटेंट हैं AC क्रॉस BC, तो फिर इसका मतलब है इनकी कार्डिनैलिटीज इक्वल है। और इनकी कार्डिनैलिटी इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा डॉट बीटा पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर गैमा डॉट बीटा पावर गैमा। तो ये हमने प्रूव करना था। ये आज का लेक्चर था। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप लेक्चर को एक दफ़ा अपने हाथों से लिखिएगा, नोट करिएगा, ये बात समझ के उसके बाद उनसे लिखते रहिएगा। इसकी जो ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगा। लास्ट जो आपका लेक्चर है चैप्टर 6 का बेटा, उसमें हमने कैंटोर थ्योरम की तरफ जाना है, और हमने जो उनसे प्रिसीड और डोमिनेट सेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा और कैंटोर्स थ्योरम को प्रूव करूँगा, जो हमारा लास्ट काम है। ओके जी, लेक्चर के एंड पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक ठाक एक टाइम और एक एफर्ट हो रही है इन लेक्चर्स के पीछे, तो आप उसी तरह मेहनत से जो उनसे इसको प्रोड्यूस भी करें। अगर मैं घड़ी की तरफ देखूं तो घड़ी मुझे बताती है कि आपके लेक्चर्स जो से हैं जब मैं देता हूँ तो कभी वो 12 का टाइम होता है, कभी रात 1 बजे होती हैं, कभी 2 और 3 का टाइम भी होता है। तो ठीक ठाक मेरा टाइम इन पे लगता है। तो आप लेक्चर्स पे ज़रा पेन लेके उसी तरह फिर उसको प्रिपेयर करने की कोशिश भी किया करें और चैनल को प्रमोट भी करें। होपफुली आप अगर इंसाफ की बात करें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं भी इतनी पेन लेके इतनी एफर्ट करके जो उनसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। तो कोशिश करें जो उनसे फिर इस चैनल को प्रमोट भी करें, ताकि जो उनसे मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं जो उनसे वो पेन लेके काम करता रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।